Hey CSIR aspirants, in this video we are talking about fluorescence in situ hybridization. ये वीडियो हिंदी वर्जन में होने वाला है एंड इफ़ यू वांट द इंग्लिश वर्जन फॉर दिस यू कैन गेट इट इन द आई बटन. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि एक फ्रीक्वेंटली यूज टूल है. कहाँ पे? साइटोजेनेटिक्स लैब्स में. और ये क्या डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या फिर ये पर्टिकुलर जीनोमिक लोकस को भी आइडेंटिफाई कर सकता है. तो इसका प्रिंसिपल क्या है? जनरली फिश यूजेस फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब्स. अभी फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब्स कहाँ से जनरेट होता है वो तो अलग बात है, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में. बट फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब जो कि एक पर्टिकुलर रीजियन के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंड उसका यूज़ करके हम लोग एक पर्टिकुलर क्रोमोसोमल रीजियन को हाईलाइट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोमल रीजियन पे बाइंड किया है और उसी लोकस को हाईलाइट किया है क्योंकि ये फ्लोरेसेंटली लेबल्ड है. अभी हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज़ करके इसको लोकेट कर सकते हैं. नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फिश, हाउ फिश इज़ परफॉर्म्ड इन द लैब, क्लिनिकल एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन ऑफ फिश. तो ओवरऑल एनालिटिक्स के बात करो तो ये CSIR यूनिट 13 में आता है. इसका पार्ट बी या पार्ट सी में क्वेश्चंस पूछा जाता है. ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस है. एंड लास्टली एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर से पूछा जाता है. अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ तो आप ये पर्टिकुलर टॉपिक को पाथफाइंडर बुक से पढ़ सकते हो या फिर विल्सन वॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो. पाथफाइंडर जो बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बुक है, इसी पर्टिकुलर बुक का अंदर ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. तो अगर आपको ये बुक खरीदनी है आपको Amazon लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. सो लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ फिश, जिसको समझने के बाद हम इसका प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझेंगे. सो फिश कैन बी अप्लाइड इन वेरियस फील्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टू लोकलाइज अ म्यूटेशन इन अ क्रोमोसोम. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक काउंसिलिंग. इफ़ यू वांट टू लोकलाइज अ पर्टिकुलर RNA इन अ सेल, मतलब सेल के कोई एक सब कंपार्टमेंट में अगर आपको देखना है कि ये RNA लोकलाइज है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप फिश यूज़ कर सकते हो. या फिर कभी कभार फिश टैक्सोनॉमी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है एडवांस लेवल पे. तो स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए भी फिश इस्तेमाल होता है. अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है बायोमेडिकल रिसर्च में एंड फिश का कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस भी है. तो इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स के बारे में अच्छे से देखेंगे और जानेंगे कि डिटेल में कि कैसे फ़िश को यूज़ किया जा सकता है ये सारे एप्लीकेशंस के ऊपर. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स. तो ये फ़िश करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होता है फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब्स. नाउ प्रोब्स कुड बी DNA प्रोब्स और RNA प्रोब्स. तो RNA प्रोब्स RNA के साथ हाइब्रिडाइज होता है एंड ये सब प्रोब्स कैसे बनाया जाता है वो हम अभी देखने वाले हैं. एनीवे, हम लोग क्वेश्चन पूछने वाला है कि इज़ देयर अ म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम. एंड क्वेश्चन आता है कैसे हम उसको डिटेक्ट करेंगे. एंड द आंसर इज़ वी कैन यूज़ फिश. अगर हमारा ऐसे क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ दिस म्यूटेशन ऑन द क्रोमोसोम, येस वी कैन यूज़ फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टू लोकेट दैट. अभी हमारा ये क्वेश्चन आया कि एक पर्टिकुलर mRNA सेल्स के अंदर कहाँ पे लोकलाइज्ड होता है, उसका सबसेलुलर लोकलाइजेशन क्या है. शायद ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, शायद ये न्यूक्लियस में होता है. तो उसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? फिश. अगर हमारा ऐसे क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर एक mRNA का दो स्प्लाइस्ड आइसोफॉर्म है, आइसोफॉर्म 1 और आइसोफॉर्म 2. अगर आपको देखना है कि स्प्लाइस आइसोफॉर्म 1 कहाँ पे एक्सप्रेस्ड होता है, स्प्लाइस आइसोफॉर्म 2 कहाँ पे एक्सप्रेस्ड होता है, ये सब क्वेश्चंस जानने के लिए आप फिश इस्तेमाल कर सकते हो. मानो कि स्प्लाइस आइसोफॉर्म 1 माइटोकॉन्ड्रियल है वेयरएज स्प्लाइस आइसोफॉर्म 2 इज़ पैरोक्सिसोमल. तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पूछ सकते हैं यूजिंग फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन. अभी आपका mRNA लोकलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एक लंबा सेल जैसे न्यूरॉन के रेस्पेक्ट पे. सो पर्टिकुलरली न्यूरॉन में कभी कभार mRNA लोकलाइज हो सकता है सेल बॉडी में, कभी कभार हो सकता है डेंड्राइट में, कभी कभार सेल बॉडी के छोड़ के बहुत ही दूर सिनेप्स में भी mRNA लोकलाइज्ड हो सकता है. तो आप ये सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ अभी बात आता है कि हाउ फिश इज़ परफॉर्म्ड इन द लैब. सो ऑब्वियसली यू नो द हार्ट ऑफ द फिश इज़ बेसिकली द फ्लोरेसेंस प्रोब्स. क्वेश्चन इज़ हाउ प्रोब्स आर जनरेटेड.
तो प्रोब जनरेट करने के लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट चाहिए जिसके अगेंस्ट हम प्रोब जनरेट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जीनोमिक सीक्वेंस को आप पीसीआर एम्पलीफाई कर सकते हो। उसके बाद आप यूज़ करते हो एक पर्टिकुलर एंजाइम जिसको बोलते हैं डीएनएज 1। सो यू जनरेट निक्स यूजिंग डीएनएज 1। अब वो निक्स जो आ गया है, वो निक्स को आप क्या करोगे, निक ट्रांसलेशन नाम का एक पर्टिकुलर टेक्निक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, ये निक को ट्रांसलेट करता है और इसी प्रोसेस में वो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट कर देता है। अब ये फ्लोरेसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड हम लोग दे रहा है सॉल्यूशन में या फिर रिएक्शन मिक्सचर में, और डीएनए पॉल 1 को भी हम लोग ही सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, और इसका काम है ये सब फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब को ये एग्जिस्टिंग डीएनए सेगमेंट में इनकॉर्पोरेट करना। ओवरऑल दिस प्रोब वुड बी सीक्वेंस स्पेसिफिक एंड लेबल्ड। तो अभी ये हमारा फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब जनरेट हो गया है। या फिर अभी कभी कभार आरएनए प्रोब जनरेट करने के लिए लोग क्या करते हैं, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन के मदद लेते हैं। इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हम लोग एक प्लाज्मिड से स्टार्ट करते हैं, एक प्लाज्मिड को लीनियराइज करते हैं। अभी ये लीनियराइज प्लाज्मिड में हमारा स्पेसिफिक एक प्रोमोटर दिया जाता है, जैसे T3, T7 या sp6 प्रोमोटर दिया जाता है। यहाँ पे बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, और हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में फ्लोरेसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स दे देते हैं। तो जब भी इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो प्रोब्स बनेगा, जो mRNA बनेगा यहाँ से, वो बनेगा फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब्स, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि डीएनए और आरएनए प्रोब्स कैसे जनरेट होते हैं। तो ओवरऑल अभी हमारे हाथ में डीएनए एंड आरएनए प्रोब्स है, चलो इसको यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल कुड बी टिश्यू और एनिमल सेल्स। तो बेसिकली टिश्यू में भी एक mRNA का ओवरऑल लोकलाइजेशन देखा जा सकता है, या फिर हम लोग ये क्वेश्चन सेलुलर लेवल पे भी कर सकते हैं जहाँ पे हमारा कल्चर्ड सेल है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ बेसिकली फिक्सेटिंग द सैम्पल्स। 4% PFA या फिर कोई भी फिक्सेटिव दे के सैम्पल्स को फिक्स किया जा सकता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पे हमारा प्रोब होता है, और प्रोब बाइंडिंग के लिए अप्रोप्रिएट रिएक्शन सिचुएशन होता है, pH उसका प्रॉपर होना चाहिए। तो प्रोब सॉल्यूशन बन गया हमारा। तो जनरली लोग बहुत सारे टाइप्स के प्रोब यूज़ करते हैं। कोई लोग बायोटिन लेवल्ड प्रोब यूज़ कर सकता है, जिसको एंटीबायोटिन फ्लोरोफोर से एंटीबॉडी से डिटेक्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमारा टारगेट mRNA दिख रहा है आपको। अभी ये बायोटिन लेवल्ड प्रोब आ गया। अभी ये बायोटिन लेवल्ड प्रोब को ओवरऑल हम लोग डिटेक्ट करेंगे एक कॉन्जुगेट एंटीबॉडी के द्वारा जो बायोटिन को डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग कभी क्या कर सकते हैं कि फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसे भी होता है कि प्रोब में ही फ्लोरेसेंस है, तो जब भी प्रोब बाइंड करता है ऑटोमेटिकली फ्लोरेसेंस देता है। दो तरह का चीज़ें ही हो सकता है। अभी प्रोब हाइब्रिडाइजेशन स्टेप आ गया। यहाँ पे हमारा फिक्स्ड सैम्पल्स को हम लोग डाल देंगे हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर जहाँ पे प्रोब्स है, और इसको छोड़ देंगे ओवरनाइट। उसके बाद स्ट्रिंजेंट वॉशिंग किया जाएगा। एक्सेस नॉन स्पेसिफिक प्रोब्स जो टिश्यू के यहाँ वहाँ बाइंड हो चुके हैं वो अभी निकल जाएगा वॉश के द्वारा। अब हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे सैम्पल्स का। एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम लोग सैम्पल का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में न्यूक्लियस को मार्क किया है एक पर्टिकुलर स्टेन से, डैपी बोलते हैं उसको, और mRNA जो है वो GFP लेवल्ड प्रोब्स है। तो यहाँ पे हम लोगों को तुरंत समझ में आ रहा है कि mRNA माइटोकॉन्ड्रिया में लोकलाइज्ड है। दिस इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोकलाइजेशन। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि जो mRNA ऑफ जीन Y है, ये पर्टिकुलर इसका लोकलाइजेशन है पूरा साइटोप्लाज्मिक में। तो ओवरऑल साइटोप्लाज्म में ही ये नॉन स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो mRNA का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका जो हेट्रोजिनिटी होता है, ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो इसका एप्लीकेशन हम लोगों को अभी समझ में आ रहा है, राइट। अभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, मतलब एक ही टिश्यू के अंदर mRNA X, mRNA Y, mRNA Z सबको अलग अलग से हम लोग देख सकते हैं। तो मानो कि आपका एक फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब है जो कि फ्लोरेसिन से लेबल्ड हुआ है, और आपका और एक प्रोब है, प्रोब Y, जो कि रोडामिन से लेबल्ड है। तो अभी अगर आपका दो डिफरेंट कलर का प्रोब है तो आप दो डिफरेंट चीज़ों का लोकलाइजेशन इंस्टेंटली एक साथ में देख सकते हो। जहाँ जैसे यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि प्रोब X कहाँ पे लोकलाइज्ड है, पूरा साइटोप्लाज्म में, वेयर एज प्रोब Y इज मोर स्पेसिफिक एंड लोकलाइज्ड इन स्पॉट्स इनसाइड द सेल विच टर्न्स आउट टू बी माइटोकॉन्ड्रिया।
तो आप लोग ऐसे मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हो। एक रियल इमेज ऐसे दिखता है, जो कि हम आप लोगों को मैं ग्राफिक्स या फिर कार्टून के मदद से समझा रहा था, ये रियल इमेज ऐसे दिखता है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट सम वेरिएंट्स ऑफ फिश। तो फिश का बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ रहा है उसमें है सिंगल मॉलिक्यूल फिश और एसएम फिश। So individual mRNA can be detected. It has high precision. So basically हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही पर्टिकुलर mRNA को डिटेक्ट करने के लिए मल्टीपल प्रोब्स यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल प्रोब्स यूज़ करके हम लोग सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी के मदद से सिंगल mRNA का लोकलाइजेशन भी देख सकते हैं। तो एसएम फिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आपको अगर ये जानना है कि एक पर्टिकुलर एमआरएनए न्यूरॉन का कहाँ पे लोकलाइज हो रहा है ओवर टाइम और समथिंग लाइक दैट, तो एसएम फिश टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एसएम फिश कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन लोकलाइजेशन ऑफ माइक्रो आरएनएज, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज इनसाइड द सेल। तो फिश का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए को डिटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे आरएनए टाइप को भी फिश से डिटरमाइन किया जा सकता है या फिर डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी फिश को यूज़ करके, और फिश का जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोब्स है जो कि डिफरेंट फ्लोरोफोर से लेबल्ड होता है। अभी ये ओवरऑल कैरियोटाइपिंग से हम लोग को क्रोमोसोम का अलाइनमेंट, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें पता चलता है। अभी बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में फिश के। सो फिश के काफ़ी सारे क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं। सो ऑब्वियसली पैटर्नल टेस्टिंग के लिए भी फिश यूज़ किया जा सकता है, या फिर कोई एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है ड्यूरिंग जेस्टेशन, उसको जानने के लिए फ़िश को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई डाउन सिंड्रोम है या फिर कोई भी अदर सिंड्रोम्स है, इसको जानने के लिए फ़िश का इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई म्यूटेशन को डायग्नोसिस किया जा सकता है, उसको करने के लिए फ़िश का इस्तेमाल हो सकता है। So basically there are many syndromes such as Prader-Willi syndrome, Angelman syndrome, Cry-du-Chat, Down syndrome, सारे के सारे डेवलपमेंटल syndromes है। ये सब डिटरमाइन करने के लिए फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ हो सकता है। नाउ बेसिकली फिश से और भी चीज़ें किया जा सकता है, जैसे पर्टिकुलर पैथोजन जो कि इन्फेक्ट किया है हमारा बॉडी को, या फिर एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए भी फिश यूज़ किया जा सकता है। या फिर एक पैथोजेनिक स्ट्रेन को अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन इन्फेक्ट किया है ये पैथोजेनिक है कि नहीं, ये सब जानने के लिए फ़िश का इस्तेमाल होता है। अभी फ़िश को रिप्लेस करने के लिए देयर आर मेनी टेक्निक्स, बट फिश इज़ अ गोल्डन टेक्निक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एमआरएनए लोकलाइजेशन। एमआरएनए डिटेक्ट करने के लिए तो और भी टेक्निक्स है, जैसे आरएनए सीक्वेंसिंग, जैसे क्यूपीसीआर, लेकिन वो पर्टिकुलर टेक्निक्स हमारा एंडोजीनस लोकलाइजेशन नहीं दिखाता है। एंड वही फिश का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो एमआरएनए का लोकलाइजेशन दिखाता है कि एमआरएनए, पहले फिश दो आंसर करता है, एक चीज़ है एमआरएनए है कि नहीं, ऐसे येस और नो टाइप क्वेश्चन से आंसर करता है, और सेकंड बोलता है कि ये पर्टिकुलर एमआरएनए कहाँ पे है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ फिश, हाउ फिश इज़ परफॉर्म्ड इन द लैब, क्लिनिकल एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन ऑफ फिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपना दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आई एम सॉरी अबाउट माई हिंदी इज़ नॉट दैट गुड। इफ़ यू वांट अ इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो, आई एम टेलिंग यू अगेन, यू कैन go to the I button and click on the link to get the English version. See you in next video.